बड़ी बहू। यह बात सुनते ही राशि अपने हाथ का काम छोड़कर आंगन में बैठी अम्मा की ओर दौड़ी, जो सब्जी वाले से सब्जियां ले रही थी। उसे देखते ही अम्मा चिल्लाई, थोड़ा और देरी से आ जाती। कब से सास चिल्ला रही है, पर तुझे तो परवाह ही नहीं। कहाँ रह गई थी? अम्मा छत पर कपड़े सुखा रहे थे। 2 मंजिल से नीचे आने में समय लगता है। फिर ऐसा क्या जरूरी काम था, आ तो रही थी। राशि धीमी आवाज में बोली। चुप कर बददिमाग, मुझसे जुबान लड़ाती है। घर की बहू को इस तरह बोलना शोभा नहीं देता। घर की बड़ी बहू है तो जिम्मेदारी भी तेरी है। घर में सब्जी नहीं थी, मैंने ले ली है, और अब तू सब्जी वाले को पैसे दे दे। ये क्या तेरे लिए दोपहर तक रुका रहेगा? सब्जी वाले के सामने पड़ी डांट से राशि झेप गई। चुपचाप कमरे में गई और जो जेब खर उसे अपने पति विनोद बाबू से मिला था, उसी में से लाकर सब्जी वाले को हिसाब कर दिया। वैसे विनोद बाबू अम्मा को घर खर्च दे देते थे, पर अम्मा की नजर राशि के पैसों पर रहती थी। वो किसी न किसी बहाने से उससे पैसे खर्च करवा ही लेती थी। अब जा यहाँ से, रसोई संभाल। सुबह से एक घुट चाय नहीं पी है, मेरा तो सिर चकरा रहा है। नहाने और कपड़े धोने में तो इतना समय लगा देती है कि चाय पानी को देर हो जाती है। अम्मा फिर तेज आवाज में बोली जा रही थी। आंच पर चढ़ी चाय को देखकर राशि के मन में भी भावनाएं उबल रही थी। स्वयं तो कहती है कि पहले नहाओ, कपड़े धो, उसे छत पर सुखाओ, फिर जाकर बाकी काम करो। अब धीरे धीरे आदत हो जाएगी। बहू हूँ, कोई मशीन तो नहीं हूँ जो 2 मिनट में सारे काम निपटा दूं। जब से शादी होकर आई है, घर में 2 पल सुकून के नहीं देखे। अम्मा किसी न किसी बात पर उलझती रहती है और उसे भी उलझाती रहती है। तू घर की बड़ी बहू है, जो तुझे सारे फर्ज निभाने ही हैं। कुछ कर या ना कर, तुझे तो सारे काम करने हैं। घर की बड़ी बहू को हर जिम्मेदारी के लिए कमर कसकर रहना चाहिए। अम्मा नसीहत देती रहती थी। राशि को अब इनकी आदत हो गई थी। वो अपने नाम सुनने को तरस गई थी। ससुराल में सब उससे बड़ी बहू के नाम से ही पुकारते थे, चाहे घर के सदस्य हो, चाहे आस पड़ोसी हो, फिर दूध वाला, सब्जी वाला, राशन वाला, कोई भी हो, वो बड़ी बहू के नाम से ही जानी जाती थी। विनोद बाबू घर के बड़े बेटे थे। उनसे 2 छोटे भाई थे। उनकी भी शादी हो गई थी, पर दोनों भाई शहर में नौकरी करते थे और अपने परिवार के साथ वहीं रहते थे। तीनों भाइयों की शादी 2 साल के कम अंतराल में हो गई थी। विनोद बाबू घर की दुकान संभालते थे तो उनकी शादी कर दी, और दोनों पढ़े लिखे छोटे भाइयों की नौकरी शहर में लग गई थी, तो उन्हें वहाँ अकेले रहने में दिक्कत होती थी, तो उनकी भी शादी कर दी गई और वह अपनी पत्नियों को लेकर चले गए। अब अम्मा बाबूजी की सारी जिम्मेदारी घर की बड़ी बहू पर थी। उनकी सुबह की चाय से लेकर रात के दूध और दवाई की जिम्मेदारी भी राशि को ही संभालनी थी। फिर भी अम्मा जी राशि से खुश नहीं रहती थी। काफी समय से अम्मा जी एकादशी को उद्यापन करने की सोच रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने दृढ़ संकल्प ले लिया कि वह एकादशी का उद्यापन करेगी, तो इसलिए उन्होंने शहर दोनों बेटे को संदेश पहुंचा दिया। पंडित जी से मुहूर्त निकालकर बाकी रिश्तेदारों को भी आमंत्रित कर दिया। सब कुछ घर में होने वाला था, तो सारी व्यवस्था घर की बहू राशि को करनी थी। सबके कमरे खुलवाकर साफ सफाई करवाई गई, राशन का सामान भरवा लिया गया, सबके खाने पीने और रहने की व्यवस्था कर ली गई ताकि किसी को परेशानी ना हो। शहर में रहने वाले दोनों बेटे बहू आ जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक से राशि काम करते करते बेहोश हो जाती है। उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि राशि माँ बनने वाली है और अभी शुरुआती 3 महीने बड़े ही नाजुक है, उसे पूरे आराम की जरूरत है। ये सुनते ही अम्मा का चेहरा खुशी से खिल जाता है कि वो दादी बनने वाली हैं, और दूसरे ही पल वो ये सोचकर उदास हो जाती हैं कि घर की बड़ी बहू बिस्तर पर रहेगी तो घर का काम कौन संभालेगा। इतने मेहमान भी आने वाले हैं। अम्मा, आप क्यों चिंता करती हो? आप भूल रही हैं कि आपकी 2 बहुएं और भी हैं, वो सब संभाल लेंगी, विनोद बाबू ने आश्वस्त करते हुए कहा। ये सुनकर अम्मा सोच में पड़ गई, क्योंकि वो अपनी दोनों शहरी बहुओं से अच्छी तरह से वाकिफ थी कि वो कामचोर थी, अपना काम कर ले वही बहुत था। आज उन्हें मन ही मन राशि की अहमियत पता चल रही थी, पर वो कुछ बोली नहीं। दोनों बहुओं को बुलाया और काम समझाया तो सुनते उनके हाथ पैर फूल गए। उनमें से एक बोली, अम्मा, अब ये सब जिम्मेदारी तो घर की बड़ी बहू की है। बड़ी बहू पलंग तोड़े और हम काम करें, ये हमसे तो नहीं होगा। वैसे भी हमें ये सब करने की आदत नहीं है। दूसरे भी स्वर में स्वर मिलाकर बोली, अम्मा, हमने भी ऐसे घर के रसोई के काम नहीं किए। हमारे यहाँ तो नौकर लगे हैं, आप भी 2 नौकर लगा लीजिए, वही रसोई में सबके खाने पीने की व्यवस्था कर लेंगे। फिर हम घर की बड़ी बहू थोड़ी हैं जो ये फिजूल जिम्मेदारियां उठाए। हम यहाँ काम करने थोड़ी आई हैं। दोनों बहुओं के कड़वे बोल सुनकर अम्मा जी सख्ते में आ गई। उन्होंने समय की नजाकत देखते हुए 2 नौकर लगा दिए जो घर की सारी व्यवस्थाएं देख लेंगे और अम्मा का हाथ भी बटा देंगे। नियत समय पर हवन यज्ञ हुआ और अम्मा बाबूजी का एकादशी का उद्यापन हो गया। सारे मेहमान चले गए थे, दोनों बेटे बहू भी चले गए थे। राशि की तबीयत नाजुक थी। 9 महीने बाद उसने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। घर में खुशी का उत्सव मनाया गया।
बेटा बड़ा हो रहा था। वही बाबूजी की तबीयत खराब होने लगी थी। राशि और विनोद बाबू उनकी सेवा में जुट गए थे। दोनों ने बड़ी सेवा करी, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। दोनों बेटे बहू शहर से आ गए थे। 13वीं के बाद मेहमान चले गए थे। सब घर वाले बैठे थे। तभी अम्मा बोली, मेरे बच्चों, जीवन का भरोसा नहीं है। मैं जीते जी जायदाद का बंटवारा करना चाह रही थी। अभी मैं बंटवारा कर दूंगी, लेकिन ये सब तुम्हें मेरे मरने के बाद ही मिलेगा। ये कहकर अम्मा ने सबको जायदाद के कागजात दे दिए। कागजात देखते ही सबके होश उड़ गए। अम्मा ने ये क्या, अपने जायदाद बहुओं के नाम की है, बेटों के नाम पर नहीं। और सबसे ज्यादा हिस्सा बड़ी बहू को दिया है। तू भूल गई, माँ के लिए सब बराबर होते हैं। बंटवारा करना था तो तीनों बहुओं को बराबर करती। अम्मा शांति से बोली, जो ज्यादा जिम्मेदारी उठाएगा उसे ज्यादा हिस्सा मिलेगा। दोनों छोटी बहुओं ने हमेशा जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाना चाहा। एकादशी उद्यापन के दौरान भी इन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई। और जब तेरे बाबूजी बीमार थे तो दोनों ने सेवा तो छोड़ो, फोन पर समाचार भी नहीं पूछे। तो जब कर्तव्य नहीं निभाया तो अधिकार कैसे मिलेगा? घर की बड़ी बहू सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उठाई तो उसे सबसे ज्यादा अधिकार भी मिलेगा। और यही मेरा अंतिम फैसला है। मुझे पता है मेरा बुढ़ापा है तो मेरी सेवा भी मेरी बड़ी बहू करेगी। मुझे तुम दोनों से और तुम्हारी पत्नियों से कोई अपेक्षा भी नहीं है। अम्मा की बात सुनकर दोनों बेटे बहू के चेहरे उतर गए। वही